हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या होता है। तो देखिए, जो स्क्वायर है रेडियल फंक्शन का, वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को एक स्मॉल वॉल्यूम डीवी के अंदर। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेव फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो वेव फंक्शन क्या है, साई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम साई का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या पता चलता है, वहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑलराइट, मतलब उस वॉल्यूम के अंदर, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की इलेक्ट्रॉन को, उसके पाए जाने की वहाँ पे क्या संभावना है इलेक्ट्रॉन की। ऑलराइट, तो वो हमें कौन बताएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये क्या है हमारे पास, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है। तो देखिए, स्क्वायर जब हम करेंगे रेडियल फंक्शन का, दैट इज आर स्क्वायर, वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। या फिर हम बोल दें साई का जब हम स्क्वायर कर देंगे, साई का हमारा वेव फंक्शन, तो साई का रेडियल पार्ट हो जाएगा, ये आर हमने क्यों लगा, रेडियल पार्ट है साई का, तो साई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बुक्स में वहाँ पे आर स्क्वायर लिखा मिलेगा, कहीं पे साई स्क्वायर लिखा मिलेगा, तो दोनों चीजें ही क्या है बच्चों, सेम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम डीवी के अंदर हम देखेंगे नियर द पॉइंट एट विच आर इज मेजर्ड। उसके बाद ग्राफ ऑफ आर स्क्वायर अगेंस्ट आर, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो ये क्या है हमारे पास, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, और ये क्या है हमारा, रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, साई और आर के बीच में ये क्या है, साई स्क्वायर एंड आर के बीच में, यहाँ पे हम अगर आर स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ग्राफ आएगा। और अगर हम बात करें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की 1s के केस में, ये ग्राफ आएगा। यहाँ पे अगर हमें रेडियल नोड निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n-l-1 होता है। तो यहाँ पे हम चेक करें, सो लेट्स चेक आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-l-1, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, n क्या है, यहाँ पे 1 है बच्चों, माइनस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना n, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 पुट कर देंगे। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल है तो क्या होता है 0 s के लिए और 1 p के लिए, तो ऐसे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, -1, तो 1 - 1 क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, रेडियल नॉड 0। तो क्या हमें दिखाई दे रही है कहीं पे रेडियल नॉड, है ही नहीं रेडियल नॉड, ठीक है, 0 रेडियल नॉड। उसके बाद चलते हैं 2s पे। ये क्या बच्चों, 2s का ग्राफ है, ये वेव फंक्शन का ग्राफ है, साई आर के बीच में ग्राफ है, और ये साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ है। तो ये क्या हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है, इस साइड के तीनों, और इस साइड के तीनों क्या हमारे वेव फंक्शन और आर के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे रेडियल नॉड, तो वो क्या हो जाएगी, n-l-1 कीजिए, n क्या है यहाँ पे 2, l क्या हो जाएगा 0, माइनस में क्या करेंगे 1, तो कितनी आ गई, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक नॉड है, एक रेडियल नॉड है, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे जहाँ पे कट कर रही है, तो ये क्या है बच्चों, हमारी एक रेडियल नोड आ गई। ऑलराइट, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर जब हम कर देंगे, बिकॉज ये वेव फंक्शन क्या हमारी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जब नेगेटिव का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो जो वैल्यू हमारी नेगेटिव में थी वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो समझ आ गया, यहाँ पे रेडियल नोड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज ये एक जगह पे यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ पे नोड का ही मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जो फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को, वो 0 हो जाए। ठीक है, वहाँ पे जो संभावना इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस एरिया को, उस पॉइंट को हम बेसिकली क्या बोलेंगे बच्चों, नोड बोलते हैं। तो रेडियल नोड क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसके बाद बात करें 2p के अंदर, इस तरह का हमारा ग्राफ होगा। 2p के अंदर क्या हो जाएगी, n-2 l क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे 0 नहीं होगा, बिकॉज s नहीं है, ये p है, तो p के लिए 1 हो जाएगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रेडियल नोड कितनी आ गई, 0। तो देखिए कहीं पे कट किया जा रहा है, नहीं, तो यहाँ पे रेडियल नोड क्या है, 0 है। इसके बाद 3s में बात करते हैं, तो 3 - 0 होगा l, 0 - 1, 3 - 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। तो यहाँ पे कितनी होंगी बच्चों, रेडियल नोड 2 हो जाएंगी। तो 2 है, देखिए 2 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे भी क्या है, 2 जगह पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 जगह पे कट हो रहा है। समझ आई बात। तो नॉड कितनी होगी यहाँ पे, रेडियल नॉड कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएगी। मतलब 2 जगह यहाँ पे क्या है बच्चों, 3s के केस में यहाँ पे 2 रेडियल नॉड है, मतलब 2 जगह ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो क्या है, 0। उसके फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे ग्राफ था रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ, 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए एंड 3s के लिए। समझ आ गया यहाँ तक, नोट कर लो इसे।
नेक्स्ट है बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को एक स्फेरिकल शेल के अंदर जिसकी रेडियस r होगी और थिकनेस dr होगी न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है बच्चों? हमारी शेल है। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो क्या है? r है। और dr क्या है? थिकनेस है शेल की। तो यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? r प्लस में dr हो जाएगा। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों वॉल्यूम ऑफ शेल, मतलब शेल का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? वॉल्यूम स्फीयर का विद रेडियस r प्लस डी आर, और माइनस कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस r। वॉल्यूम ऑफ शेल तो आगे हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई, और यहाँ पे कंप्लीट क्या है? r प्लस में डी आर, तो r प्लस में डी आर का होल क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या है? वॉल्यूम स्फीयर की विद रेडियस r। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बच्चों? a प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, और प्लस में 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल हो गया? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे r प्लस डी आर का होल क्यूब है, तो किस तरीके से हो जाएगा? r का क्यूब प्लस में डी आर का क्यूब प्लस में 3 आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है? 3a स्क्वायर b, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में 3r डी आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस में 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज। तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे जो बच्चे टर्म्स है हमारी डी आर क्यूब और दूसरा हमारी डी आर स्क्वायर, इनको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे लार्ज वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? आर क्यूब प्लस में 3r स्क्वायर डी आर, ये बच जाएगा, माइनस में 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म से, 4/3 पाई आर क्यूब ये आ गया, और 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर ये आ जाएगा, और माइनस में 4/3 पाई आर क्यूब ये है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर ये आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर डी आर। क्या बच जाएगा यहाँ से बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर डी आर। ये क्या आ गया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ शेल। शेल जो है हमारी, इसका वॉल्यूम आ गया 4 पाई आर डी आर। ऑलराइट, और क्या होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इक्वल होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इनटू में वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल हम कैलकुलेट कर चुके, कितना है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ शेल की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है बच्चों? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये क्या आ गई हमारे पास? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ तक? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एस ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1s 2s 3s एंड 4s ऑर्बिटल के यहाँ पे हमने शो किए हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को 1s ऑर्बिटल में वो 0 होती है न्यूक्लियस के पास में। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाए, बिकॉज न्यूक्लियस की क्लोज क्या होगी? ये जो आर है वो 0 हो जाएगी, और जब आर 0 होगी तो ये वाली कंप्लीट टर्म जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए बच्चों हमारे पास चाहे एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी हो, तो सभी में जो ऑर्बिटल्स में ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब आर 0 होगी तो कंप्लीट टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो यहाँ पे। अब ऑलराइट, सो देखिए जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन को 1s ऑर्बिटल में 0 होगी न्यूक्लियस के पास, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी, उसके बाद एक मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर ग्रेजुअली क्या हो रही है? डिक्रीज होगी। सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये क्या होगी हमारी बच्चों? इंक्रीज होगी। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक शेल के लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज होगी ग्रेजुअली, और जो पीक है, जो कर्व
की जो पीक है बच्चों वो हमें क्या बताएगी, न्यूक्लियस से लेके जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। सो द पीक ऑफ द कर्व गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और इस डिस्टेंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन एटम के लिए बच्चों ये जो रेडियस है वो कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू एग्री करती है जो कैलकुलेट की गई थी बोहर के द्वारा, वो क्या थी, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की, जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस बताई थी बोहर ने वो भी इसी के इक्वल थी, और यहाँ पे जो हमने रेडियस देखी कि बच्चों क्या है, सेम है उसकी। ऑलराइट, नेक्स्ट है बच्चों 2s ऑर्बिटल के अंदर दो रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी के। अब s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन हम कैसे निकालेंगे, वो n के इक्वल होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और अगर वहां पे हमें नोड्स निकालनी है तो वो n-1 की, ठीक है। तो s ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगी, n-1 हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन कितने होंगे 2s ऑर्बिटल के अंदर, देखिए n है तो n क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रीजन क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर नोड्स चेक करें तो 2-1 एक नोड है यहाँ पे, ठीक है, एक नोड हो गई। 3s के केस में क्या हो जाएगा, 3 हाई प्रोबेबिलिटी रीजन हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 हाई प्रोबेबिलिटी रीजन है। नोड्स की बात कर रहे 3-1 2 नोड्स है, देखिए यहाँ पे 2 नोड है, क्लियर है। 4s में क्या हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएंगी नोड्स, तो 1 2 3 नोड्स हैं। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी रीजन होंगे बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, n के 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपल अगर बच्चों हमें पता है वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी रीजन और नंबर ऑफ नोड्स, तो हम सिंपली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अब ऐसे क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्या है ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन, नंबर ऑफ नोड्स, देन बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन कर्व्स को बनाने में। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चों 2s ऑर्बिटल में क्या देखा हमने, 2 रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी के। उसके बाद यहाँ पे एक नॉड है इनके बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या देखा हमने, यहाँ पे एक नॉड है। इसके बाद है 3s ऑर्बिटल में 3 रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी के, 2 नोड हैं, 3 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के, और 2 यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों हमारे पास नोड आ रही है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद 4s ऑर्बिटल में क्या है बच्चों, हमारे पास 4 रीजन है और 3 क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं। ऑलराइट, तो समझ आ गया, यहाँ तक नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व p ऑर्बिटल के अंदर। तो देखिए ये क्या है हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये 2p ऑर्बिटल का है, 3p ऑर्बिटल का है, एंड ये 3d ऑर्बिटल में और ये 4f ऑर्बिटल में है। तो देखिए 2p ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों, रैपिड इंक्रीज होता है हमारी प्रोबेबिलिटी के अंदर, जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी भी क्या हो रही है बच्चों हमारी इंक्रीज हो रही है, फिर ये मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ही ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज आएगा डिस्टेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी टिल अ मैक्सिमम इज रीच, जब तक कि वो मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाते, उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज आएगा जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा 2p ऑर्बिटल के केस में। इसके बाद देखिए 3p ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन होगी हाई प्रोबेबिलिटी की और एक नोड होगी। देखिए 3p ऑर्बिटल के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है p ऑर्बिटल के अंदर अगर हमें कैलकुलेट करना हो रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के और नोड्स को, तो s ऑर्बिटल में क्या थे बच्चों, रीजन हाई प्रोबेबिलिटी में n था, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए, और वहां पे जो नंबर ऑफ नोड्स थी वो क्या थी, n-1। अगर हम बात करें p ऑर्बिटल के केस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, n-1, तो यहाँ पे रीजन होगा हाई प्रोबेबिलिटी के, और n-2 यहाँ पे क्या होंगी, नोड्स होंगी, ठीक है, n-2। तो 2p में अगर हम बात करें तो n-1 है, तो 2-1 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पे रीजन जो हाई प्रोबेबिलिटी का सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, और नोड की अगर हम बात करें तो n-2 2-2 दैट इज 0, यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, क्लियर पता चल रहा है। 3p में देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-1, 2 रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी के, और नोड क्या है यहाँ पे 3-2 दैट इज 1, देखिए यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, समझ आ गया 3p ऑर्बिटल के केस में। उसके बाद 3d ऑर्बिटल में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो d ऑर्बिटल में अगर हमें नोड कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, और यहाँ पे रीजन जो है हाई प्रोबेबिलिटी का वो क्या हो जाएगा, n-2
2 हो जाएगा, तो n-2 3-2 दैट इज इक्वल टू 1। एक रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी। नोड क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे n-3, तो यहाँ पे क्या n3 है, तो 3-3 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एक भी नोड नहीं होगी। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है एक भी नोड नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से 4f के केस में यहाँ पे देखिए 4-4 हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे n-4 हो जाएगा नोड, तो 4-4 करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास 0 नोड हो जाएगी। तो n-4 तो क्या नोड है, और n-3 क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। n-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4-3 दैट इज इक्वल टू 1, तो एक रीजन होगा हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी का। 4p ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 रीजन है हाई प्रोबेबिलिटी की, 2 नोड है, तो p ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रीजन हाई प्रोबेबिलिटी की दैट इज इक्वल टू n-1, और नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगी n-2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, p ऑर्बिटल के केस में n-2 हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं बच्चों 2p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल के केस में यहाँ पे जो कर्व है वो तीनों के अंदर सेम आ रहा है। अब आप ये बोलोगे कि मैम तीनों के अंदर ही सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, वो सुनिए। यहाँ पे डिफरेंस आएगा पीक के अंदर, जो पीक आएगी उसमें। 2p ऑर्बिटल में पीक यहाँ पे आ रही है, 3d में यहाँ पे एंड 4f में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पीक आएगी उसमें डिफरेंस आएगा। पीक 4f में बाद में आ रही है, 3d में उससे थोड़ी पहले आ रही है, 2p में उससे थोड़ी पहले आ रही है, तो p में सबसे पहले पीक आ रही है, उसके बाद 3d में, उसके बाद 4f में उससे भी बाद में पीक आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ हो जाएंगे। सो यहाँ तक आपको करना है बच्चों। यहाँ पे कोई भी डाउट आए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।